हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। आज का टॉपिक है रक्त, ब्लड। आप कुछ देर मेरी बातों को समझिए, सुनिए। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th या 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो विशेष होगा और कंपटीशन स्पेशल तो वीडियो है ही। आपको बता दें कि आगे परीक्षाएं होंगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आगे परीक्षाएं होंगी तो आप इस खाली समय का उपयोग किसी व्यर्थ कार्य में न करके आप पढ़ाई पर कीजिए। आप आधा घंटा का वीडियो देखिए, 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, उसको देख करके अगर परीक्षा में एक प्रश्न भी बन जाता है तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि परीक्षाओं में एक अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। मैं यहाँ जब किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब मेरे द्वारा बोला गया हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो होता है वो किसी न किसी क्वेश्चन को तैयार करता है या किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मैं ब्लड के बारे में बेहतर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त लाल रंग का एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक है जो मतलब कि शरीर के अंगों में परिवहन का कार्य करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। इसके कार्य के बारे में हम आगे आएंगे। पहले इसकी संरचना देखते हैं। तो संरचना से पहले सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। रक्त में अनेक घटक होते हैं, मतलब कि अनेक प्रकार के पदार्थों से रक्त मिलकर के बनता है। उन पदार्थों को हम पहले फिगर वाइज देखते हैं। अगर आप मान लें कि यह एक रक्त को ले जाने वाली नली है, ठीक है। यह एक रक्त को ले जाने वाली नली है, इसमें ये रक्त है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझा देंगे जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ये तरल भाग है। कैसा भाग है? तरल भाग जो बहता है, ठीक है। रक्त तो बहता है, लेकिन रक्त में दो प्रकार के घटक मिले होते हैं। एक होता है तरल भाग और एक होते हैं उसमें मौजूद कण, ठीक है। रक्त में एक तरल भाग होता है और एक घटक होता है कण। अब आइए ध्यान देते हैं हम रक्त के तरल भाग को। दो भाग होते हैं, प्लाज्मा। रक्त के जो ये तरल भाग है, ठीक है, जो बहने योग्य भाग है द्रव रूप में, उसे कहते हैं प्लाज्मा। और रक्त का दूसरा घटक जो है वो है कण, रक्त कण या रक्त कणिकाएं। बहुत सारे तरह के कण होते हैं रक्त में, इन सब पर चर्चा होगी अभी। ध्यान देंगे। रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुस्कल्स। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। मैं बोलता जा रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो प्लाज्मा जो है वह अगर रक्त में आयतन के हिसाब से हम देखें तो प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। बाकी 45% जो होते हैं वे रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं कितने प्रतिशत में? 45%। और प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%, ठीक है। याद रखेंगे आप इस बात को। यह हल्का गाढ़ा पीला चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। और इसमें रक्त कणिकाएं तैरते रहते हैं। क्लियर? आगे जानेंगे हम कि प्लाज्मा तो 55% प्लाज्मा है। रक्त में आयतन के अनुसार प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। कभी कभी आपको 60% भी मिल सकता है, लेकिन सही आंसर 55% होगा, जो अधिक जगहों पर लिखा हुआ है। अब देखिए प्लाज्मा, हम आगे लिखते हैं, प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल। आप नोट करेंगे कि प्लाज्मा में 90% जल तथा 10%
प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। 10% में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि यहां पर हम देखेंगे प्लाज्मा को हमने देखा। अब प्लाज्मा में जो भोजन पच जाता है उसके बाद वह भोजन प्लाज्मा में ही आकर के मिलता है। ठीक है, रक्त उसको ग्रहण करता है छोटी आंत के अंतिम भाग से, विलाई से, रसायनपुर में जो ग्रहण करता है रक्त, वह कहाँ मिल जाता है भोजन, पचा हुआ भोजन प्लाज्मा में ही मिल जाता है। ठीक है, तो हम प्लाज्मा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हें समझ लिया है। अब हम बात करेंगे रक्त कणिकाओं पर। तो रक्त कणिकाएं मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रक्त के कण जो होते हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। तीसरे क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, या इन्हें रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। हिंदी में रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में विशेष रूप से हम समझेंगे, तो आइए हम इन तीनों को लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी के बारे में। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। ठीक है, फुल नेम, पूरा नाम। अगर हिंदी की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, कहीं कहीं पर आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, और उसे हम कहेंगे क्या? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं, किंतु अगर सही देखा जाए तो लाल रक्त कणिकाएं होती है। ऐसे है भी यह एक तरह का कोशिका ही है, ठीक है, लेकिन किताबों में इन्हें कणिकाओं के रूप में देखा जाता है या लिखा जाता है। बात करें, इसका एक और नाम होता है, लाल रक्त कणों को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, लाल रक्त कणों को, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आगे, इसका जो जीवन काल होता है, ठीक है, वह 20 से 120 दिनों का होता है। उन कितना होता है? 20 से 120 दिनों का। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखें कि यह, इसकी जब मृत्यु होती है तो यह मतलब मृत कहाँ होता है। उससे पहले देखें कि यह बनता कहाँ है, निर्मित कहाँ होता है। तो आरबीसी जो है यह लाल अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। निर्मित कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि आरबीसी कहाँ निर्मित होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। और यह मृत कहाँ होता है? तो निर्मित और मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा, स्प्लीन। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। कुछ आरबीसी जो है वो यकृत में भी जाकर के मृत हो जाते हैं, मरते हैं, तो प्लीहा में मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आरबीसी जाकर के कहाँ मरता है? तो प्लीहा में, स्प्लीन में। तो इसलिए स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, कहीं कहीं पर किताबों में तिल्ली भी लिखा जाता है। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखेंगे कि प्लीहा को क्या लिखा जाता है? तिल्ली या स्प्लीन। क्लियर? अब चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। आरबीसी जो होता है वह मूल रूप से उसमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है कहाँ? आरबीसी में। इसलिए आरबीसी का रंग जो है लाल होता है। ये जो लाल रक्त कण है आरबीसी, इसमें क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ठीक है, जिसमें
हीम और ग्लोबिन होते हैं। हीम और ग्लोबिन। हीम एक रंजक पदार्थ है और ग्लोबिन जो है यह प्रोटीन है। हीम क्या है? रंजक पदार्थ है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। आप याद रखेंगे। और हीमोग्लोबिन कहीं कहीं पर लिखा जाता है हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन बैगनी रंग मतलब कि बैगनी कलर का रंजक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग जो है बैगनी है, लेकिन यह रक्त के घटकों के साथ मिलकर के लाल रंग बना देता है। क्लियर? आगे आइए। हीम में जो यह प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक तरह का रंजक है और प्रोटीन भी है। तो इसके अंदर मौजूद प्रोटीन का जो केंद्र होता है उसमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। आपसे पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या मौजूद होता है, कौन सा धातु मौजूद होता है, तो लोहा मौजूद होता है। ठीक है, जबकि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु मौजूद होता है? मैग्नीशियम। रक्त में हीमोग्लोबिन के केंद्र में लोहा। और इस प्रोटीन के पास यह क्षमता होती है कि यह ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है, ऑक्सीजन को मुक्त कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर सकता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग कर सकता है। और इसके संयोग करने का जो क्रम होता है, हीमोग्लोबिन के जो संयोग करने का क्रम है, वह सबसे ज्यादा प्रियता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आप बात को समझिए। अगर हम हीमोग्लोबिन की प्रियता को देखें कि वह अगर मान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन यहाँ आया फेफड़ों में। क्लियर? अब हमने सांस लिया और सांस लेने में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया, तीनों गैसों को लिया। तो सबसे पहले रक्त किससे सहयोग करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से सहयोग करेगा। सबसे पहले किससे सहयोग करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से सहयोग करेगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऑप्शन दे दिया जाएगा तीनों और कहा जाएगा कि कार्बन मतलब रक्त की प्रियता सबसे अधिक किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके बाद ऑक्सीजन से। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आरबीसी के बारे में। ठीक है, कुछ और बातें हैं आरबीसी के बारे में। आप जान लें कि आरबीसी में प्रति मिलीलीटर या प्रति 100 मिलीलीटर, ध्यान देंगे आप, लाल रक्त कणों की संख्या, आप नोट करिए, लिखने का जगह नहीं है। लाल रक्त कणों की संख्या जो होती है वो प्रति मिलीलीटर रक्त में कितनी होती है? तो 13 से 15 ग्राम, 13 से 15 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन मतलब कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो 13 से 15 मिलीग्राम। और आपसे अगर बात करें फिर से कि संख्या कितनी होती है, तो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में आरबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग 5 मिलियन होती है। कितनी? 5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख। कितना हो गया? 5 मिलियन का 50 लाख। तो 100 मिलीलीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख, या उसको कह सकते हैं 5 मिलियन। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इन तथ्यों को आप नोट कर लेंगे। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी विशेष प्रकार के रक्त कण होते हैं। ठीक है, यह 5 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के कणों से? 5 प्रकार के कणों से। तो आइए उनका हम नाम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, अगर इसको हिंदी में देखें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये 5 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार के कण होते हैं। इन 5 प्रकार के कणों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे को कहते हैं एग्रोन्यूलोसाइट। क्लियर? ग्रेन्युलोसाइट किसे कहते हैं? तो वे कण, श्वेत रक्त कण, वैसे श्वेत रक्त कण जिनके कोशिका द्रव्य में कण मौजूद होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में कण मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। क्लियर? और कुछ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट के बारे में समझते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 2 कण ऐसे होते हैं श्वेत रक्त कण
जिनके कोशिका द्रव्य में कण मौजूद नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एग्रेन्युलोसाइट। हम हिंदी में लिख देते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? अब हम बात करेंगे विशेष रूप से डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का अगर हम निर्माण देखें तो इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। अगर बात करें इसकी मृत्यु के बारे में तो मृत्यु के बारे में नहीं, इनके जीवन काल के बारे में बात करते हैं। तो जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बार बार पूछा गया है, 1 से 4 दिनों का होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं इसकी संख्या की। तो इसकी संख्या बहुत कम होती है, आरबीसी के मुकाबले डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है। अगर हम इसके मतलब कि संख्या को अनुपात में देखें तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अगर देखें तो 600:1 होगा। मतलब जहां रक्त में 600 आरबीसी के कण होंगे उतने मात्रा में मात्र 1 कण होगा किसका? डब्ल्यूबीसी का। तो आपसे यह अनुपात प्रश्न भी पूछा गया है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कणों का अनुपात कितना होता है, तो आप ध्यान देंगे 600:1। आगे बात करते हैं हम कि इसके कार्यों के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो है मूल रूप से रोग संक्रामक मतलब कि इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो डब्ल्यूबीसी द्वारा। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट जो है, याद रखेंगे आप लिखिए कि लिम्फोसाइट जो है वह एंटीबॉडी बनाता है। अब समझिए एंटीबॉडी क्या होता है। तो जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु आ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर रह करके कुछ विषैले पदार्थों का निर्माण करता है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। बात को समझिए कि अगर कोई जीवाणु या विषाणु आ गया हमारे शरीर में तो हमारे शरीर के अंदर रह करके वह अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और फिर कुछ ऐसे पदार्थों को बनाता है, हानिकारक पदार्थों को, विषैले पदार्थों को बनाता है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब उस हानिकारक पदार्थ को, जो विषैला पदार्थ जीवाणुओं या विषाणुओं द्वारा बनाया जाता है, उसे कहते हैं एंटीजेन। क्या कहते हैं? एंटीजेन। और उसे नष्ट करने के लिए हमारा शरीर फिर से एक नया पदार्थ बनाता है जो उस विषैले पदार्थ को क्या करेगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा और हमें रोगों से बचाएगा। तो वो जो हमारा शरीर जो नया पदार्थ बनाता है उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए, उस पदार्थ को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो इस तरह से एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट कण द्वारा। ठीक है, और अन्य कण जो है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये सब जो कण है ये कार्य करते हैं जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने का, शरीर में जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने का, मतलब कि रोगों से बचाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा होता है? डब्ल्यूबीसी द्वारा। और संक्रामक क्षमता बनाने की जो कार्य होता है वह किसके द्वारा होता है? डब्ल्यूबीसी द्वारा। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। जब रक्त का निर्माण होता है तो कुछ मतलब कि निर्मित हो रहे कुछ कोशिकाओं के टूटने या फूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु का। ठीक है, रक्त बिंबाणु का निर्माण होता है। इसके कार्य को अगर हम देखें तो ये अनियमित आकार के होते हैं। अगर आकार देखें हम तो ये अनियमित आकार के होते हैं। सबसे पहली बात कि ये अनियमित आकार के होते हैं, आकार। ठीक है, अगला जो इसका सबसे विशेष काम है वो यह है कि अगर चोट लगा, ठीक है, या कट फट गया तो उस समय रक्त को ज्यादा बहने से रोकना। ठीक है, यह क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और आरबीसी की मृत्यु जब होती है, आरबीसी मरता रहता है। ठीक है, आरबीसी
की मृत्यु होती रहती है। मैंने बताया कि आरबीसी कहाँ जाकर मरता है, तो प्लीहा में, ठीक है। तो आरबीसी की मृत्यु होती रहती है और आरबीसी के कणों का मृत होना या इन कोशिकाओं का मरना कहलाता है हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और डिम्बाणु या प्लेटलेट्स जो है ये अनियमित आकार के कण होते हैं, रक्त के अंदर ही बहुत सारे कणों के रूप में होते हैं और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जिससे रक्त ज्यादा मात्रा में स्रावित न हो, जिससे रक्त ज्यादा मात्रा में स्रावित न हो। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कि जोड़ों के दर्द, गठिया रोग को आप जानते हैं, गठिया रोग जोड़ों में दर्द होता है, हड्डी के जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ दर्द होते हैं। तो गठिया रोग रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है, या जोड़ों पर कौन से अम्ल जमा हो जाते हैं जिससे गठिया रोग होता है? तो यूरिक अम्ल जमा हो जाने से। कौन सा अम्ल जमा हो जाने से? यूरिक अम्ल। रक्त में सोना भी पाया जाता है, आप जान लें कि रक्त में सोना पाया जाता है, और कितना प्रतिशत? तो मात्र मतलब कि प्रतिशत में नहीं, अगर आप पूरे रक्त में देखें, हमारे शरीर में जितना भी रक्त है उस रक्त में सोना कितना मात्रा में पाया जाता है? तो 0.2 ग्राम, लगभग 0.2 ग्राम सोना मौजूद होता है। कहाँ? हमारे रक्त में। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं रक्त में खोज से संबंधित कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे। आप नोट करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। हमने रक्त की संरचना तो देख लिया है कि कितने कण होते हैं, किन कण का क्या कार्य होता है। अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि रक्त जो है हमारे शरीर में बहता है, रक्त हमारे शरीर में बहता है, परिवहन होता है। अगला पॉइंट है कि रक्त समूह, अलग अलग प्रकार के रक्त समूह, हम जानते हैं कि 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ठीक है, ए, ओ, ए बी और बी। तो आप ध्यान देंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। और आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच समूह की खोज किसने की? तो आरएच फैक्टर की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की। क्लियर? आपको एक बात बता दें कि आरएच फैक्टर प्लस या माइनस में होता है। आपको बता दें कि आरएच फैक्टर का नाम आरएच इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले इस आरएच फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर में हुई थी, ठीक है, वानर में। तो उसी के नाम से रिसस से आरएच लिया गया है, और जिसके रक्त में आरएच मौजूद होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, आरएच प्लस, और जिसके रक्त में आरएच मौजूद नहीं होता है उसे आरएच निगेटिव से दर्शाते हैं, मतलब उसके रक्त में आरएच फैक्टर नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से आरएच प्लस और आरएच माइनस को लेकर के अगर हम रक्त समूहों को देखें तो लगभग नहीं, पूर्ण रूप से हम कहें तो 8 रक्त समूह हो जाते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कर लें तो रक्त समूह की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ऐसे रक्त समूह कितने होते हैं? 4। ए बी ओ ए बी, ए बी ओ और ए बी, ठीक है। इसमें से बात करें कि ये सभी ए बी को रक्त दे सकते हैं, ये सभी ए बी को रक्त दे सकते हैं, और ओ जो है वो किसी से नहीं ले सकता है, केवल ओ वाले रक्त समूह से ले सकता है, जबकि दे सबको सकता है। ओ जो है ये सबको रक्त दे सकता है। क्लियर? मतलब कि रक्त समूह ओ जो है इसको कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह ओ जो है ग्रुप ओ
उसे कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह। ठीक है, जबकि ग्रुप ए बी को कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्लियर, रक्तदाता सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। आपको बता दें, अब आगे हम चलते हैं रक्त के कार्यों पर कि रक्त क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट कर लेंगे। अगर हम रक्त के कार्यों को देखें तो सबसे पहले रक्त का सबसे पहला कार्य है कि शरीर में पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, तो देखिए रक्त शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। किन किन चीजों का परिवहन करता है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। श्वसन गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा। आगे भोज्य पदार्थों का या पचे हुए भोजन का, कोशिकाओं तक परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। उसके बाद और देखें कि क्या और पदार्थों का, तो हार्मोन का परिवहन भी किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा ही होता है अन्य जगहों पर। ठीक है, किसी कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं तक कोई पदार्थ ले जाना है तो उसके वह भी परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। दूसरा कार्य है रक्त का कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना या नियंत्रित रखना। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन रखता है? रक्त रखता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमेशा कार्य करते रहते हैं, जैसे हृदय हो गया, यकृत हो गए। ठीक है, इन सब जगहों पर जो हमेशा कार्य चलते रहता है वहां पर हीट जनरेट होता है, गर्मी, ज्यादा मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। उस ताप को शरीर के अन्य भागों में रक्त के द्वारा ले जाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान जो है वो क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। ठीक है, वैसे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसे कहते हैं ताप नियंत्रक ग्रंथि। क्लियर, उसी के आदेश पर रक्त ताप को नियंत्रित रखता है। तो जब हम ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो ये विशेष कार्य हो गए रक्त के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।